30 साल में सबसे ज्यादा शिवसेना भाजपा ने सत्ता भुगती है। उसमें बीच में राष्ट्रवादी थोड़ा बहुत पीरियड रहेगा, लेकिन 20-20, 25-25 बात तुम्हारे पास सत्ता होने के बाद आज शहर का जो हालत है वो किसके वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। आप जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों का डायलॉग क्या होता है, शहर रहने के लायक नहीं रहा है, शहर बच्चों के लायक नहीं रहे है। और इतिहास में पढ़ा जाएगा कि सिंधी था, मराठी था, गुजराती था, ये क्यों चाहिए, हमारी मातृभाषा का हमको अभिमान होना चाहिए। ये धंधा बन गया है, कोई भी उठता है प्ले ग्रुप खोलता है, कोई भी उठता है नर्सरी खोलता है, ये बिजनेस बन गया है। ऐसा बिजनेस के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आज तुम्हारे बच्चों को प्ले ग्रुप में मारने के बाद तुम हमारे पास आते हो कि हमारे बच्चे को मारा है, लेकिन तुम जब भेज रहे हो तो वहां के ओनर का जिम्मेदारी है। आपके खास पलों के लिए एक खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ एसी हॉल जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार डीजे। स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल। हम चलेंगे नेपाल, जहां हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। नए साल में नेपाल में खर्चा कितना हो जाएगा? अरे जय बालाजी पैकेज टूर्स है ना, उन्होंने नेपाल यात्रा, मुक्तिनाथ यात्रा निकाली है सिर्फ 21,000 में। अरे वो तो बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है। बर्फ की वादियों में मुक्तिनाथ यात्रा, जहाँ से गंडकी नदी शुरू होती है। गंडकी नदी? वहाँ पर तो शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। आपको मिलेंगे ट्रेन टिकट्स, कंफर्टेबल होटल स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर ऑल इंक्लूडेड, मिनी बस फॉर साइट सीइंग। न्यू ईयर का प्लान तो सॉर्ट है। नया साल चितवन में मनाएंगे, वहाँ स्मॉल डीजे होगा, पार्टी और बॉनफायर। हाँ, आप भी बुक कीजिए अपना पैकेज जय बालाजी पैकेज टूर से। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्हासनगर शहर के आम लोगों की समस्याओं को लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बना रही है, इसके अलावा शहाड स्टेशन और प्ले स्कूल के विषय पर हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष बंडू देशमुख से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या आप लोगों का रुख रहेगा चुनाव में? आगामी चुनाव के हिसाब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पूरा तैयारी शुरू है। हम लोग वार्ड में पब्लिक के साथ, और पब्लिक के रोज के काम अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से रास्ते पे मनसे के अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देगा। आज खड्डे का सब्जेक्ट रहेगा, रास्ते का सब्जेक्ट रहेगा और बहुत पानी का सब्जेक्ट रहेगा। बहुत सारे मूलभूत सुविधा जो शहर में होनी चाहिए, जिन्होंने 25-25, 30-30 साल सत्ता भुगतने के बाद भी आज हम हमारा शहर आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम अगर आज शहर में कोई कर रहा है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अलावा कोई है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आप लोगों के लिए क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप यह चुनाव लड़ेंगे? हमारे लिए पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि जिनको तुमने 25-25, 30-30 साल चुन के दिया है, उन्होंने तुम्हारे वार्ड को क्या दिया है, उन्होंने तुम्हारे शहर को क्या दिया है। आज 1996 में महानगर पालिका का स्थापना हुआ, आज 96 से लेके 2025 तक मतलब लगभग 30 साल हो गए। 30 साल में सबसे ज्यादा शिवसेना भाजपा ने सत्ता भुगती है। उसमें बीच में राष्ट्रवादी थोड़ा बहुत पीरियड रहेगा। आज शहर का जो हालत है वो किसके वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, इनको ढूंढना चाहिए। 3-3, 4-4 टर्म आमदार है, खासदार है, हमारे खासदार डॉक्टर है, उसके बाद में भी हमारे शहर के हॉस्पिटल्स होंगे, हमारे शहर के रास्ते होंगे, हमारे शहर का पानी का, अगर एमआईडीसी हमारा वॉल बंद कर देती है तो हमारे शहर के लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है। तो हमारा जो खुद का क्या है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। आज शहर के लोग शहर छोड़ के जा रहे। आप कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग उल्लासनगर छोड़ के कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, थाना, मुंबई चले गए और अपना बिजनेस खाली उन्होंने उल्लासनगर में रखा है। तो उनको अगर मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेंगी, लोगों के मुंह से अगर आप रास्ते पे घूमते हो, आप तो एक चौथा आधार स्तंभ हो, लोगों का आवाज हो। आप जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों का डायलॉग क्या होता है, शहर रहने के लायक नहीं रहा है, शहर बच्चों के लायक नहीं रहे है।
और ये शहर का ये हालत करने का जिम्मेदारी किसका है? किसने किया है? किसने सत्ता भुगती है? किसने पैसे कमाए हैं? किसने करप्शन किया है? किसने भ्रष्टाचार किया है? ये सब चीजें भी तो देखनी होगी और यही हमारे मुद्दे होंगे कि तुमको 30 साल में इन लोगों ने क्या दिया है और अब ये वापस आप लोग अगर इनको वोट करते हैं तो मेरे ख्याल से शहर का हालत इससे और ज्यादा खराब हो जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उबाटा के साथ आएगी और अन्य दलों के साथ आएगी या अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी? आप किस तरह से अपने आप को सक्षम मानते हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने तरीके से तैयारी कर रही है। उबाटा के साथ जाने का या किसी के साथ जाने का ये जो हमारा डिसीजन होता है ये सन्मान्य राज साहब लेते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है, लोगों का काम करो, लोगों को सुविधा प्रोवाइड करो, लोगों के पीछे खड़े रहो, शहर की मूलभूत सुविधा कैसी उपलब्ध होगी इसलिए काम करो। लेकिन किसके साथ युति करना है, किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, इसका जो डिसीजन है वो पूरा सन्मान्य राज साहब ठाकरे करते हैं। इसके ऊपर हमको बोलने का भी अधिकार नहीं है, ना हम लोग इसमें कुछ स्टेटमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी शहाड स्टेशन का जो विषय उठाया, जो हिंदी शब्द को निकालने की मांग की, तो आपको नहीं लगता है कि अगर महानगर पालिका चुनाव में आप लोग आते हैं तो आपका ये जो हिंदी विरोध है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? हमारा हिंदी विरोध नहीं है, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, शहाड स्टेशन जो है उसको शहाड गांव के वजह से नाम पड़ा है शहाड स्टेशन। वहां पे शहाड गांव है, शहाड गांवठान है और उसकी वजह से उस स्टेशन का नाम शहाड है। तो वो अगर आप शहाड, मराठी में शहाड है, हिंदी में भी शहाड ही होगा और अंग्रेजी में भी शहाड है। तो शहद का मतलब क्या हो गया? शहद का मतलब होता है मध, और शहद उसका कोई लॉजिक ही नहीं है उधर कि शहद लिखने का। तुम हिंदी में शहाड को क्या बोलेंगे? वही वो, ना इसमें हिंदी विरोध है ना हिंदी का कुछ वास्ता है चीजों से। जो चीजें सालों से रॉन्ग लिखी गई थी, एक महाराष्ट्र का ऐसा नेता जिसकी दूरदृष्टि है, महाराष्ट्र के प्रति उसकी अस्मिता है, वो खाली 2 मिनट के लिए उस स्टेशन पे उतरता है और उसका नाम पे ध्यान जाता है और वो ये बोलता है कि ये नाम गलत लिखा है। उन्होंने वहां पे हिंदी को विरोध नहीं किया है, उन्होंने हिंदी काय के लिए ये बात नहीं हुई है। बात क्या थी, जो वर्ड लिखा गया वो गलत था और उसमें दुरुस्ती होना जरूरी था। अगर हम लोग रॉन्ग होते तो मेरे ख्याल से रेलवे प्रशासन उसको चेंज ही नहीं करता था। लेकिन रेलवे प्रशासन के भी समझ में आ गया कि हमने जो लिखा है वो गलत है, इसलिए उन्होंने 3 दिन में उसको बदली कर दिया है। आपने जो कहा कि उनकी गलती थी और उस गलती को उन्होंने सुधारा, मगर मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी विरोध पहले भी मनसे की जो कार्यप्रणाली रही है या जो एक्टिविटी रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदी विरोध नजर आता रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोगों को क्या लगता है कि महानगर पालिका चुनाव में आप उतरेंगे, आप जन आंदोलन करते हैं, हर विषय जनता से जुड़ा उठाते हैं, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना है और ऐसा आपका प्रतीत भी होना चाहिए लोगों में। सबसे पहली बात, आप जो हिंदी विरोध की बात कर रहे हैं वो हिंदी विरोध नहीं है। जब गवर्नमेंट ने, जब भारत सरकार ने 3 लैंग्वेज सक्ती की कर दी, उसमें हिंदी सक्ती की कर दी गई थी, तो हमने हिंदी को विरोध नहीं था हमारा कहने का क्या था, आपका बच्चा बचपन से मतलब 0 से लेके 5 साल तक अगर हिंदी में पढ़ेगा, हिंदी लैंग्वेज पढ़ेगा, तो उसकी जो मातृभाषा है उसकी मातृभाषा में असर होगा। मतलब वो हिंदी और मराठी मिक्स बात करेगा तो हमारी जो मातृभाषा है वो ऑलरेडी वहां उसके मुंह से डिलीट हो जाएगी। हमारा हिंदी को विरोध नहीं था। मैं सबसे पहले बात कर दूं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, जैसे सिंधी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, लेकिन बहुत सारे लोग देश में हिंदी का उपयोग करते हैं। अभी हमने हिंदी को विरोध नहीं किया था। हमने क्या बोला, जो बच्चा मासूम है उसको अगर 1 साल से लेकर 5 साल तक उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वो मातृभाषा जिंदा रहेगी। आज आप देखो, सिंधी का विषय कर लेंगे, आज सिंधी स्कूल बंद हो गए, आज सिंधी के बहुत सारे चीजें बंद हो गई। आज जो सिंधी बच्चे हैं वो आज हिंदी में बात करते हैं, सिंधी बोलना कम हो गया है। अगर तुम्हारी भाषा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी परंपरा आज अगर तुम नहीं रखोगे तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी और इतिहास में पढ़ा जाएगा कि सिंधी था, मराठी था, गुजराती था। ये क्यों चाहिए? हमारी मातृभाषा का हमको अभिमान होना चाहिए। हम बोल रहे छोटे बच्चे के ऊपर 3 भाषा लादने का जरूरत नहीं है। उनको मातृभाषा में 5वीं पहली तक पढ़ने दो, दूसरी तक पढ़ने दो, तीसरी तक पढ़ने दो। 5वीं से हिंदी है ना,
गवर्नमेंट ने हमारे को 5वीं से लेके आगे जहां तक हम पढ़ रहे हैं वहां पे हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी है और हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर तुमको पहली से चौथी तक हिंदी लादने का जरूरत क्या है? क्यों तुम उसकी मातृभाषा खत्म करने के पीछे पड़े हो? आज अगर तुम्हारे घर में बच्चा है, अगर तुम सिंधी में बात करते हो, अगर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो तुमको पूछेगा इसका मतलब क्या है? ये सवाल सबके घर में आते हैं। हमारे मराठी लोग, मराठी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, उनको अगर एक आधा मराठी वर्ड बोला, वो याचा अर्थ काय होतो? मतलब हमारे ही बच्चों को अगर हमारी मातृभाषा ज्ञान नहीं होगी तो फिर कभी ये सब कब करेंगे हम लोग? तो ये जो हम लोग, ये जो मीडिया वाले जो कर रहे हैं हिंदी विरोध, हिंदी विरोध, ये हिंदी विरोध नहीं है। हमारी मातृभाषा का हम आदर करते हैं, वो मातृभाषा हमको आनी चाहिए, वो मातृभाषा सबने बोलनी चाहिए। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी यूपी से आता है, 50 साल उल्लासनगर में रहता है, 50 साल उल्लासनगर में रहने के बाद अगर उसको मराठी भाषा नहीं आती है तो उसकी गलती है ना, उसको सीखना चाहिए। यहाँ पे पैसा कमा रहे हो, यहाँ पे बड़े बन रहे हो, व्यापार कर रहे हो, यहाँ से संस्कृति को आपको अपनाना चाहिए, यही हमारी मांग है। अगर इसमें गलत है तो आप बोलो। आपने प्ले स्कूल का जो विषय उठाया है उसको लेकर क्या लग रहा है? आज शहर में ऐसे प्ले स्कूल काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चों को घर पे कुछ शिक्षा नहीं देनी है, सीधा डाल देना है। 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, प्ले स्कूल में डाल दो। सबसे पहले नर्सरी, प्ले ग्रुप, बालवाड़ी, इनके लिए सरकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना सरकार के कोई नियम है, ना सरकार के कोई रूल है, ना सरकार का कोई रेगुलेशन है। ये धंधा बन गया है। कोई भी उठता है प्ले ग्रुप खोलता है, कोई भी उठता है नर्सरी खोलता है, ये बिजनेस बन गया है। ऐसा बिजनेस के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ये बिजनेस से सरकार को टैक्स जा रहा है, सरकार का भी इसमें कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि इन चीजों के लिए भी तुम्हारा एक नियम होना चाहिए। नंबर 2, इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की है। तुम्हारे बच्चों को खेलना, जिस उम्र में उसको खेलना है, मस्ती करना है या कुछ भी करना है, उस उम्र में 2 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में आप भेज देते हो, क्योंकि तुमको जरूरी नहीं है कि तुम प्ले ग्रुप में डालो, लेकिन माँ बाप अपने हिसाब से, अपने को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, इसके बच्चे को लेके वहां पर पटाख देते हैं। आज 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख रुपया उस प्ले ग्रुप का फीस है। उसका कंट्रोल किसका है? आज तुम्हारे बच्चों को प्ले ग्रुप में मारने के बाद तुम हमारे पास आते हो कि हमारे बच्चे को मारा है, लेकिन तुम जब भेज रहे हो तो वहां के ओनर का जिम्मेदारी है, तुमने बोलना चाहिए। अभी हमने कल 3 मांगे की थी कि जो प्ले ग्रुप है, वो प्ले ग्रुप में जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी मानसिक जांचनी होनी चाहिए, उनका मेंटली स्ट्रांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2, प्ले ग्रुप में पढ़ाने वाले और जो स्टाफ काम करता है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर प्ले ग्रुप में, हर रूम में एक सीसीटीवी होना चाहिए, और वो सीसीटीवी का एक्सेस पेरेंट्स के मोबाइल में होना चाहिए, ताकि वो पेरेंट्स मोबाइल में देख सकता है कि मेरा बच्चा कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है। इसलिए हमने कल मांग की है पुलिस उपायुक्त से, और ये लागू होगी। हम लोग अभी एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं इस सब्जेक्ट में कि आप नियम बनाओ। अगर आप नियम नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें बढ़ती जाएगी। आज विकृति बढ़ती जा रही है, ये सब चीजों को हमको रुकना चाहिए। समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का टाइम आ गया है, मेडिटेशन का टाइम आ गया है, जन जागृति का टाइम आया है। आज समाज का हालत ऐसा है सर्कस में कि हाथी के जैसा रस्सी से बांधा है। पॉलिटिशियन ने आंदोलन करो, पॉलिटिशियन ने लड़ाई करो, घर में पानी नहीं आया पॉलिटिशियन, लाइट गया पॉलिटिशियन, रास्ते में खड्डा है पॉलिटिशियन। पब्लिक को भी रास्ते पे आना चाहिए ना। जिस दिन पब्लिक रास्ते पे आ जाएगी ये सरकार सीधी हो जाएगी। आप शहर में काफी सालों से सक्रिय हैं राजनीति में, क्या प्रमुख समस्याएं मानते हैं? और अगर आपको मौका मिलता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सत्ता में आने का, तो किस तरह से आप उन्हें हल करेंगे? क्या है प्लान? ये देखो, सबसे पहली बात, हमारे शहर के रास्ते की बहुत बड़ी दुरावस्था है। हमारे शहर का पानी जो MIDC के अंडर में है, वो हमारे महानगर पालिका का खुद का होना चाहिए, लेकिन इतने सालों में हमने कोई कोशिश नहीं की कि महानगर पालिका का खुद का पानी होना चाहिए। नंबर 3, साफ सफाई, नाली, गटर, ये मूलभूत सुविधा अगर आप पब्लिक को देते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। एक डंपिंग का सबसे बड़ा सवाल है, अनधिकृत जगह पे डंपिंग डाला गया है। डंपिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि जो जगह डंपिंग के लिए आरक्षित होती है उसी जगह पे डंपिंग कर सकते हैं, लेकिन शिवसेना के कार्यकाल में वो डंपिंग 5 नंबर में वहां पे बनाया गया। आज रोजमर्रा की लोग वहां पे तकलीफ सहन कर रहे हैं, बहुत सारा भास आ रहा है, बहुत सारे के लोगों को सांसों की तकलीफ हो रही है, बहुत सारे लोगों को डंपिंग से परेशानी है। हमारा कहने का मतलब है रास्ते, पानी और जो साफ सफाई है, डंपिंग का, ये 4-5 चीजें अगर हम सॉल्व कर देते हैं
तो मेरे ख्याल से पब्लिक की हमारे से और कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, और इसीलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे पहले लड़ने का काम करेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगामी मनपा चुनाव को लेकर किस क्राइटेरिया के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की सोचेगी? देखो, हमारे पास जो हमारे पदाधिकारी है, जो सालों से हमारे साथ ईमानदार है, वो काम कर रहे हैं। अगर सबसे पहला जो मौका होगा वो हमारे पदाधिकारियों को हमको देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत है, उन्होंने पार्टी टिका के रखा है, और उनको कैसा चुन के लाने का ये भी हमारी खुद की रणनीति होगी। वो हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर हमारे ऊपर से आदेश आता है, किसी के साथ हमारी युति होती है, तो वहां से ज्यादा सीट हमारे लोगों को कैसी मिलेगी, इसलिए हमको लड़ना होगा। और हमारे 10 नगर सेवक भी चुन के आते, तो मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, इस शहर का चेहरा सुधारने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 100% करेगी। लोगों को अच्छी सुविधा मिले, लोगों को पानी मिले, रास्ते मिले, जो चीजें बेसिक है वो चीजें देने के लिए महानगर पालिका में सबसे ज्यादा आवाज अगर कौन उठाएगा तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का होगा। बंडू देशमुख जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय भीम। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3।